एपिसोड 1 के एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि दोकी जिस चश्मे से संचल को सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा था और बता रहा था वो चश्मा अब गुंडों के टेबल पे है और दोकी उसे वापस नहीं ले पा रहा। संचल यहाँ दोकी को बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद दोकी के साथ कुछ बुरा हो गया है। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो गोउन को कॉल करेगा क्योंकि गोउन ही टेक्नोलॉजी के बारे में जानती है और वो कुछ सोल्यूशन बता देगी। जैसे ही वो गोउन को कॉल करने जाता है वैसे ही गोउन का सामने से उसे कॉल आता है और संचल हैरान हो जाता है कि गोउन ने उसे कॉल कैसे किया। गोउन सामने से संचल को बोलती है कि मेरे कंप्यूटर के पास जो व्हाइट कलर का बटन है ना उसे दबा दो ताकि तुम्हें इन्फॉर्मेशन ढूंढने में और आसानी हो जाए। संचल उसकी बात मान लेता है और व्हाइट कलर का बटन दबाता है और बोलता है कि इससे तो कुछ नहीं हुआ। गोउन उसका झूठ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम मेरे कंप्यूटर के पास क्या कर रहे हो, मुझे लगा तुमने बदला लेने का काम रोक दिया है लेकिन तुम और दोकी कोई मिशन पे जरूर हो। संचल और दोकी का झूठ गोउन ने पकड़ लिया है और इसलिए संचल फोन कट कर देता है। और यहाँ जिनोन और क्योंकू जिन्होंने डिसाइड किया था कि वो संचल और दोकी की मदद करेंगे वो पुलिस स्टेशन में आए हैं दोंगजे के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढ निकालने के लिए। पुलिस वाला जिनोन और क्योंकू को बोलता है कि मैं तुम्हें दोंगजे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकू बहुत बड़ा तमाशा करता है पुलिस स्टेशन में जिस वजह से उसे जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन फाइनली उन्हें दोंगजे के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई है। उन्हें पता चलता है कि दोंगजे वियतनाम गया था और इसका मतलब दोकी भी वियतनाम में ही है। यहाँ वियतनाम में दोकी और बाकी लड़कों को अलग अलग कमरों में रखा गया होता है लेकिन ये कमरे कम जेल ज्यादा लग रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का अपने कमरे से बाहर भाग जाता है और गुंडे उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करते। ये सीन देखकर दोकी बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि लड़का उनके सामने से भाग कर गया लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। ये लड़का भागते भागते कोरियन रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है और रेस्टोरेंट वाले आदमी को बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे किडनैप किया गया है, प्लीज कोरियन एम्बेसी को कॉल करो। आदमी उसे शांत करते हुए बोलता है कि रुको रुको मैं अभी कॉल करता हूँ। लेकिन ये आदमी भी गुंडों के साथ काम कर रहा होता है और जल्द ही वहाँ गुंडे पहुंच जाते हैं और इस लड़के को फिर से अपनी बिल्डिंग में लेके आते हैं। यहाँ संचल बहुत इरिटेट हो रहा होता है क्योंकि उससे एक भी कंप्यूटर का काम ठीक से नहीं हो रहा। लेकिन उसी वक्त उसके बेसमेंट में गोउन आ जाती है। इसका मतलब गोउन भी अब दोकी और संचल को मदद कर रही है और यहाँ जिनोन और क्योंकू दोकी को ढूंढने के लिए वियतनाम जा रहे हैं। रात के वक्त यहाँ दोकी कैसे भी करके अपने जेल का दरवाजा खोल लेता है और गुंडों के कमरे की तरफ जाता है क्योंकि उसे अपना चश्मा वापस लाना है। दोकी इन गुंडों की बातें चुपके से सुनता है और ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे पहले वो वॉइस फिशिंग का काम करते थे और ये वॉइस फिशिंग वाली स्टोरी सीजन 1 में ही दिखाई गई थी और कैसे उनका धंधा पूरी तरह से बंद हो गया और अब इस गेमिंग बिजनेस से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट लाना होगा। उसी वक्त उनके बिल्डिंग के दरवाजे की बेल बजती है और बेल बजने की वजह से ये सारे गुंडे दरवाजे के पास चले जाते हैं और इस सिचुएशन का फायदा दोकी उठाकर अपना चश्मा वापस लाता है। दोकी फिर जल्दी से अपना चश्मा पहनकर संचल को कांटेक्ट करते हुए बोलता है कि संचल क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। सामने से गोउन की आवाज आती है जो बोलती है कि संचल तो यहाँ नहीं है लेकिन मैं जरूर हूँ, मुझे पता चला कि तुम दोंगजे को ढूंढने के लिए वियतनाम गए हो इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। दोकी फिर संचल और गोउन को पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैकेट है जहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जबरदस्ती पकड़ के इलीगल गेमिंग प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। दोकी बताता है कि यहाँ सारे लड़के अपने नौकरी का सपना पूरा करने तो आए लेकिन यहाँ पे उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे और उनके फैमिली से कांटेक्ट भी नहीं करने दिया जा रहा। संचल बोलता है कि अगर इन लड़कों से इलीगल गेमिंग प्रोग्राम्स बनवाए जा रहे हैं और ये प्रोग्राम्स पूरी तरह से कोरिया में बैंड है, इसका मतलब जो गुंडे ये रैकेट को संभाल रहे हैं वो बहुत शातिर गुंडे हैं और हमें इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। दोकी तुम जल्दी से कोरिया वापस आ जाओ, हम एक अच्छा प्लान बनाएंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। दोकी संचल को बोलता है कि नहीं मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि अगर मैं वापस आ गया तो इन लड़कों की जिंदगी और ज्यादा खतरे में हो सकती है और मुझे यहाँ पे सबको बचा के ही वापस आना है। यहाँ क्योंकू और जिनोन वियतनाम पहुंच गए हैं और दोकी को ढूंढते हुए वो एक मार्केट में आते हैं। क्योंकू जिनोन को बोलता है कि इसी बिल्डिंग के अंदर दोकी होगा, चलो हम अंदर जाते हैं और वो दोनों बिल्डिंग के अंदर तो जाते हैं लेकिन सामने उन्हें बोगजा दिखती है। बोगजा को देखते ही ये दोनों वहां से भाग जाते हैं और फिर उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने अपना सारा सामान इंक्लूडिंग पैसे और फोन्स उसी बिल्डिंग में रख दिए और अब उनकी हिम्मत भी नहीं है वापस जाने की क्योंकि बोगजा उन्हें पहचान सकती है। क्योंकू जिनोन को दिलासा देते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे सारे वियतनाम के रास्ते मालूम है, तुम मेरे साथ चलो और वो दोनों मार्केट से कहीं और चले जाते हैं। यहाँ सुबह का वक्त हो गया होता है और सारे गुंडे लड़कों के कमरों में जाते हैं देखने के लिए कि क्या इन्होंने प्रोग्राम्स बनाए या नहीं। गुंडे जब दोकी के कमरे में जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं दोकी का एटीट्यूड देखकर क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होता है और बाकी लड़कों की तरह घबराया नहीं होता। दोकी इन गुंडों को बोलता है कि देखो मैंने तो प्रोग्राम बना लिया है और इन सारे गुंडों के होश उड़ जाते हैं इस प्रोग्राम को देखकर क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। अब ऑब्वियसली ये प्रोग्राम गोउन ने बनाया है लेकिन दोकी इसका क्रेडिट ले रहा है और गुंडे इस प्रोग्राम से इतने इंप्रेस होते हैं कि वो दोकी को अपने बड़े बॉस के पास लेके जाते हैं।
है। बड़ा बॉस दोकी के प्रोग्राम की तारीफ कर रहा होता है और बाकी के गुंडे दोकी के प्रोग्राम को चेक कर रहे होते हैं जब प्रोग्राम अचानक बंद हो जाता है। ये गुंडे दोकी पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारा प्रोग्राम तो बेकार है, ये तो बंद हो गया। और दोकी उन पे ही चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मैंने इस प्रोग्राम पे रात भर काम किया, तुमने ही कुछ गलत बटन दबाया होगा इसलिए मेरा प्रोग्राम खराब हो गया, तुमने जानबूझकर किया ना ये सब। और दोकी बहुत बड़ा तमाशा कर देता है। बड़ा बॉस ये फाइट को रोकता है और अपने ही गुंडों को डांटता है कहकर कि दोकी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है, तुम लोग उसे बिल्कुल भी परेशान मत करो। और फिर ये सब लोग बिल्डिंग के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ कल जो लड़का भाग गया था उससे सजा मिलने वाली है। गुंडे लड़के को पकड़कर उसके पैर काटने वाले होते हैं और लड़का चिल्ला रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। बड़ा बॉस कहता है कि तुमने जैसे भाग जाने की कोशिश की वैसे मैं नहीं चाहता कि और कोई ऐसा करे, इसलिए तुम्हें देखकर वो लोग सीख जाएंगे। गुंडा बड़ा चाकू लेकर इस लड़के को मारने ही वाला होता है जब अचानक दोकी इस गुंडे को साइड में धक्का मार देता है और चिल्लाने लगता है कि ये सब रोक दो। बॉस पूछता है कि क्या हुआ तो दोकी उसे बोलता है कि तुमने ही मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं अपना काम बिना कोई तकलीफ के कर सकता हूँ, तो मुझे बहुत बड़ी तकलीफ होती है गेम के ग्राफिक डिजाइनिंग में। ये जो लड़का है ये एक ग्राफिक डिजाइनर है और मुझे इसकी मदद की जरूरत है, तो इसे प्लीज छोड़ दो। बॉस दोकी की बात मान लेता है और इस लड़के को एक दूसरे लड़के को और दोकी को साथ में काम करने की परमिशन देता है और इन तीनों को एक रूम में रखा जाता है ताकि ये साथ में गेम्स डेवलप कर सके। कमरे में दोकी और ये दो लड़के बात करते हैं और जिस लड़के के पैर काटे जाने वाले थे वो रोने लगता है और बोलता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ नौकरी के सपने से आया था लेकिन अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। दोकी बोलता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, हम सब यहाँ से सही सलामत निकलेंगे, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और ये दो लड़के दोकी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोकी फिर चुपके से कमरे से बाहर चला जाता है और ये दो लड़के तकियों से एक ह्यूमन शेप बना देते हैं और जब गुंडा चेक करने आता है तो उसे बिल्कुल भी शक नहीं होता। दोकी टैक्सी लेकर शहर की तरफ जा रहा होता है उस टूर गाइड को ढूंढने के लिए, लेकिन टैक्सी का मीटर जरा ज्यादा ही तेज भाग रहा होता है। दोकी टैक्सी वाले को इस बारे में टोकता है तो टैक्सी वाला उसे चाकू दिखाकर धमकाता है और उसे लगता है कि दोकी डर जाएगा, लेकिन दोकी टैक्सी वाले की बहुत ज्यादा पिटाई करता है और टैक्सी लेकर कुछ शहर की तरफ ड्राइव करता है। गोन दोकी को बताती है कि तुम्हें और बाकी के लड़कों को एयरपोर्ट पे पिकअप करने वाला जो आदमी आया था वो असल में एक टूर गाइड है, लेकिन साइड में वो ट्रैफिकिंग का भी बिजनेस करता है। दोकी डिसाइड करता है कि पहले वो इस टूर गाइड को सबक सिखाएगा, इसलिए वो अपनी टैक्सी उस होटल के पास लेके जाता है जहाँ पे ये टूर गाइड काम करता है और जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही ये टूर गाइड उसके टैक्सी में बैठ जाता है और दोकी को बोलता है कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है और दोकी ड्राइव करना स्टार्ट करता है। दोकी इस टूर गाइड को गलत एड्रेस पे ड्राइव करके लेके जा रहा होता है, इसलिए टूर गाइड चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो और यहाँ ये सीन कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस टूर गाइड को दोकी ने अपने टैक्सी से बांध लिया है और ये टूर गाइड चिल्ला रहा है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन दोकी इसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। दोकी बहुत स्पीड से अपनी गाड़ी लेके जाता है एक पत्थर की तरफ और ऐसा लगता है कि वो क्रैश करने ही वाला है, लेकिन वो पहले ही ब्रेक दबा देता है और ये टूर गाइड की जान बच जाती है। टूर गाइड रो रो के दोकी को पूछता है कि तुम कौन हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो दोकी बोलता है कि अब मुझे तुम्हारा प्लान समझ में आ गया, जैसे ही लड़के वियतनाम पहुंचते हैं वैसे तुम उनके पासपोर्ट्स ले लेते हो ताकि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास हो। इन्फॉर्मेशन मिलने पर तुम उनकी तरह एक्टिंग करके कोरियन एम्बेसी को कॉल करके बोलते हो कि मैं खुद वियतनाम आया हूँ जॉब करने के लिए, तो प्लीज मेरे पेरेंट्स को बोल दो कि वो मुझे ना ढूंढे क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। इस वजह से कोरियन एम्बेसी और पुलिस भी उन माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देती जो अपने लड़कों को ढूंढ रहे हैं क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से फ्रॉड किया है। तो फिर इस टूर गाइड को पूछता है कि तुम्हारे रैकेट में और कौन कौन शामिल है, तो टूर गाइड उसे कुछ भी बता देने से मना करता है, इसलिए दोकी अपनी टैक्सी को रिवर्स लेता है और फिर से स्पीड से उस पत्थर की तरफ ड्राइव करता है। एक्सीडेंट होने से पहले ही दोकी ब्रेक दबा देता है और ये टूर गाइड बहुत घबरा जाता है और तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। टूर गाइड बोलता है कि मेरा काम तो सिर्फ लड़कों को गुंडों तक पहुंचाने का है और मुझे पता है कि उनके अलग अलग ऑफिसेज है जहाँ पे अलग अलग लड़कों को जबरदस्ती काम करवाया जाता है और उनका एक मेन ऑफिस भी है। दोकी को इस टूर गाइड की वजह से कोई ना कोई हिंट जरूर मिल गई है, इसलिए वो उस टूर गाइड को अपनी टैक्सी से नीचे उतारता है, लेकिन उसकी रस्सी नहीं खोलता और उसे ऐसे ही जंगल में छोड़ देता है। वो टूर गाइड से उसका फोन भी ले लेता है और दोकी वहां से ड्राइव करके चला जाता है। दोकी को ड्राइव करते वक्त रास्ते में जिनोन और क्योंकू दिखते हैं और वो उनके लिए टैक्सी रोकता है। जिनोन और क्योंकू दोकी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर ये तीनों मिलकर डिनर करते हैं। जिनोन और क्योंकू दोकी को बताते हैं कि कैसे वो वियतनाम आए थे उसे ही मदद करने के लिए, लेकिन उनका पूरा सामान बोगजा की बिल्डिंग में रह गया और अब उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है वापस जाके उसे लेने की। वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि ये बोगजा वियतनाम में क्या कर रही है और तभी दोकी के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। बाद में दोकी गोन को टूर गाइड ने बोली हुई सारी बातें बताता है कि कैसे इन गुंडों के बहुत सारे ऑफिसेज हैं जिनमें बहुत सारे लड़के काम करते हैं और उनका एक मेन ऑफिस है। दोकी बोलता है कि हमें इन सारे ऑफिस के लड़कों को एक जगह पे लाना होगा ताकि हम साथ में उनकी जान बचा सके। गोन पूछती है कि तुम ये सब कुछ अकेले कैसे करोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उनके ऑफिसेज कहाँ है। तो दोकी बोलता है कि वियतनाम में एक इंसान है जो बिना जाने हमारी मदद कर सकती है। अगर मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो हम सारे ऑफिस के लड़कों को एक ही जगह पे ला सकते हैं।
यहाँ ये सीन कट होता है और अगले सीन में दोकी अपनी पूरी स्टाइल बदल लेता है और सीजन 1 के वांग ताऊजी जैसे कपड़े पहनकर बोकजा की बिल्डिंग के पास खड़ा हो जाता है। बोकजा दोकी यानी ताऊजी को देख लेती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो इतने सालों के बाद अपने सच्चे प्यार को देख रही है। दोकी भी बोकजा की तरफ देखता है लेकिन वो उससे बात करने नहीं जाता। वो एक दुकान के पास जाता है और दुकान वाले को एक चिट्ठी देकर वहाँ से चला जाता है। बोकजा ताऊजी यानी दोकी को देखकर अपने ख्यालों में खोई होती है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि कैसे ताऊजी ने उसे फंसाया था और वो अपना चाकू उठाकर उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि दोकी वहाँ से चला गया होता है। बोकजा और उसके गुंडे एरिया में पूछते हैं कि ताऊजी यहाँ पे क्या कर रहा था, तो एक दुकानदार बताता है कि उस आदमी ने मुझे 2 क्रेट दारू बोला है इस एड्रेस पे डिलीवर करने के लिए, और बोकजा इस एड्रेस को अपने पास रख लेती है और बोलती है कि ताऊजी अब तुम्हारा खेल खत्म। अगली सुबह यहाँ गुंडे परेशान हो गए होते हैं क्योंकि टूर गाइड उनका फोन नहीं उठा रहा और टूर गाइड आज नए लड़कों को लाने वाला था। उसी वक्त इन गुंडों को गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो खिड़की से बाहर देखते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ी गैंग उनकी बिल्डिंग की तरफ आ रही है। ये और किसी की गैंग नहीं, बोकजा की गैंग है जो इस एड्रेस पे पहुंच गए हैं ताऊजी यानी दोकी को ढूंढने के लिए। लेकिन इन गुंडों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ये गैंग किसकी है, इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा पैनिक होने लगते हैं। बोकजा के लोग ताऊजी को ढूंढते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और सबकी पिटाई करते हैं और उतने वक्त में ही गुंडे को टूर गाइड का मैसेज आता है कि तुम जल्दी से जल्दी भाग जाओ। असल में टूर गाइड ने तो ये मैसेज भेजा ही नहीं है क्योंकि उसका फोन तो दोकी के पास है। इसका मतलब ये पूरा प्लान दोकी का ही है और उसका प्लान अच्छे से चल भी रहा है क्योंकि ये मैसेज पढ़ के गुंडा घबरा गया है। गुंडा अपने लोगों को बोलता है कि हमारा टूर गाइड पकड़ा गया है और हम भी पकड़े जा सकते हैं। इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा और सारे लड़कों को भी हमारे साथ लेके जाना होगा मेन ऑफिस में। तुम बाकी के ऑफिसेस को भी बता दो कि अपने लोगों को लेकर मेन ऑफिस में आ जाए। बोकजा की गैंग की वजह से ये सारे गुंडे और लड़के पीछे के गेट से बाहर चले आते हैं और वहाँ से ड्राइव करके मेन ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ बोकजा जिसने अपनी पूरी गैंग लाई थी ताऊजी को ढूंढने के लिए, उसे तो ताऊजी मिला ही नहीं, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर चिल्लाती है। यहाँ दोकी और उसके टीम के लड़के तो मेन ऑफिस में पहुंच ही गए हैं और उसके साथ साथ बाकी ऑफिसेस के लड़के भी वहाँ पहुंच जाते हैं। उन लड़कों की भी हालत उन्हीं की तरह है, उन्हें भी पीटा जाता है, उन्हें भी टॉर्चर किया जाता है और जबरदस्ती काम करवाया जाता है। इन सारे गुंडों को और लड़कों को मेन ऑफिस में देखकर बड़े बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो गुंडे को थप्पड़ लगाते हुए पूछता है कि तुमने इन सबको यहाँ पे क्यों लाया। गुंडा बोलता है कि ये मेरी मजबूरी थी, हमारे ऑफिस पे अटैक हो रहा था और मुझे लगा हमारा पूरा रैकेट एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए मैंने इन सबको यहाँ पे लाया। इस तमाशे के बीच और एक गुंडा वहाँ पे आ जाता है और इस गुंडे को देखकर बाकी के सारे गुंडे उसे सलाम करते हैं, उसे सर सर बोलते हैं। इसका मतलब ये गुंडा सबसे ज्यादा पावरफुल है इस पूरे रैकेट में। लेकिन इस गुंडे का चेहरा देखते ही गोउन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये गुंडा असल में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है और इस पुलिस ऑफिसर के अंडर ही गोउन काम करती है। गोउन दोकी को बताती है कि तुम्हारे सामने जो गुंडा खड़ा है जिसे सब लोग सर सर बोल रहे हैं, वो असल में मेरा सीनियर पुलिस ऑफिसर है और इसने ही दोंगजे की केस हैंडल की थी। ये जो पावरफुल गुंडा है, जो अब हमें पता चल गया है कि एक पुलिस ऑफिसर भी है, ये इस पूरे रैकेट का चेयरमैन है और इसने ही दोंगजे के पापा को बहुत बार उल्लू बनाया है। वो इस बड़े बॉस को बताता है कि इन सारे लड़कों से सुसाइड नोट लिखवा लो ताकि हमारी मुश्किलें कम हो जाए। गुंडा फिर इन सारे लड़कों से जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवाता है और बोलता है कि मैं जैसे तुम्हें बता रहा हूँ वैसे तुम्हें लिखना होगा। लिखो कि जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल है और मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। लड़के सुसाइड नोट नहीं लिख पाते, इसलिए गुंडा उन पे चिल्लाता है, कह करके तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? वहाँ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी राह देख रहे हैं और तुम यहाँ पे अब्रॉड मजे कर रहे हो, तुम उनके लिए तो लेटर लिख ही सकते हो ना। और इस बीच दोकी उठकर बोलता है कि हम यहाँ मजे करने नहीं आए थे, हम यहाँ नौकरी करने आए थे, लेकिन तुम जैसे फ्रॉड लोगों के जाले में हम फंस गए। गुंडा दोकी को पूछता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तो दोकी इस गुंडे को जोर से पंच मारता है और सारे गुंडे दोकी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अकेला दोकी सबकी धुलाई करता है और सारे लड़कों की जान बचा लेता है। दोकी सारे लड़कों की तरफ पलट के देखता है और उसकी नजर दोंगजे पे जाती है जिसके लिए वो वियतनाम आया था। दोंगजे जिंदा है और अब दोकी का काम है सारे फ्रॉड लोगों को सबक सिखाने का। एक गुंडा बाहर आकर चेयरमैन और बड़े बॉस को बताता है कि कैसे दोकी ने सारे गुंडों की पिटाई की और सारे लड़कों की जान भी बचा ली। तो चेयरमैन इरिटेट होकर बोलता है कि तुम इतने सारे गुंडे हो, वो एक आदमी है तो तुम उसे मार नहीं सके। चेयरमैन फिर अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाने की तैयारी करता है और किसी से फोन पे बात करते हुए बोलता है कि हाँ मैं जल्दी वहाँ पे पहुंच रहा हूँ। दोकी बिल्डिंग के बाहर आता है चेयरमैन को पकड़ने के लिए, लेकिन चेयरमैन ऑलरेडी चला गया होता है। वहाँ बड़ा बॉस रुका होता है और वो दोकी को देखते ही उस पर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन दोकी बड़े बॉस की भी पिटाई कर देता है। कुछ और गुंडे आ जाते हैं दोकी को मारने के लिए और उसे बाहर जाने से रोकने के लिए, लेकिन उसी वक्त जिनोन और क्योंकू वियतनाम की पुलिस के आउटफिट में वहां पहुंच जाते हैं और सारे गुंडों को डराते हैं। जिनोन और क्योंकू अपनी बाइक दोकी को दे देते हैं और दोकी बाइक लेकर चेयरमैन की कार का पीछा करता है। चेयरमैन एक पुराने अम्यूजमेंट पार्क में आ गया होता है और दोकी भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। चेयरमैन दोकी को बंदूक दिखाते हुए बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो दोकी उसे बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और तुम यहाँ पे एक रैकेट चला रहे हो?
चेयरमैन बोलता है कि मुझे क्या फायदा हुआ पुलिस ऑफिसर बनके, मुझसे ज्यादा अच्छी जिंदगी तो हमारे देश के क्रिमिनल्स जी रहे हैं जिनके साथ में कानून भी है। अगर मैंने उनके साथ काम कर लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे भी तो मेरे बारे में सोचना चाहिए ना। दोकी बोलता है कि तुम एक घटिया बूढ़े आदमी हो जिसने इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। तो चेयरमैन बोलता है कि मैं बूढ़ा आदमी तो हूँ, लेकिन तुम मुझसे पहले ऊपर जाओगे, और गन दोकी की तरफ पॉइंट करता है। चेयरमैन ट्रिगर दबाता है और जोर से गन शॉट की आवाज भी आती है, लेकिन अगले सीन में चेयरमैन फर्श पे गिरा होता है, ना कि दोकी। दोकी को खुद को समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और वहाँ अचानक वियतनाम की पुलिस स्क्वाड आ जाती है। यहाँ ये सीन कट होता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वियतनाम की पुलिस को इस रैकेट के बारे में पता चल गया है और उन्होंने सारे गुंडों को अरेस्ट कर लिया है। सारे लड़के अब अपने घर जाने वाले हैं और इस पूरे रैकेट के बारे में न्यूज में भी दिखाया जा रहा है। यहाँ दोंगजे के पापा अभी भी दोंगजे के घर वापस आने के लिए रुके होते हैं जब अचानक वहाँ दोकी की टैक्सी आ जाती है। टैक्सी से दोंगजे बाहर आता है और उसके पापा फूट फूट कर रोने लगते हैं। बाप बेटा एक दूसरे को गले लगाते हैं और उनके आंसू रुकते ही नहीं। दोकी ये पूरा सीन देखता है और अपनी टैक्सी लेकर वहां से चला जाता है। उनकी और एक मिशन सक्सेसफुल हो गई है। अगले दिन गोन अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर देती है। जिनोन और क्योंकू भी अपने जॉब्स छोड़ देते हैं और ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें संचल के लिए ही काम करना है, जहाँ वो लोगों की जेन्युइनली मदद कर सकते हैं। ये पहले जैसे संचल के बेसमेंट में मिलकर काम करते थे, वैसे ही आज 2 साल बाद वो फिर से एक बार इकट्ठे हुए हैं और ये बहुत स्वीट मोमेंट है। उसी वक्त उनके ऑफिस का दरवाजा कोई खटखटाता है, बोलते हुए कि मेरा नाम हाजुन है, आज मेरा पहला दिन है इस ऑफिस में काम करने का, प्लीज मुझे अंदर आने दो। और यह एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।